नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। जस्टिस संजीव खन्ना से आज बड़ी उम्मीद थी। इसे मैं तो कल से ही पहली परीक्षा कह रहा था कि संजीव खन्ना की पहली परीक्षा है। हालांकि पहली परीक्षा में पास होने भर से किसी को अव्वल दर्जे की डिग्री या अव्वल दर्जे में पास नहीं माना जा सकता है, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब के भी शुरुआती दिनों में बड़ी उम्मीदें जगी थी इस देश को। अब वो दौर है जब हम भी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, नहीं तो हम भी रोज चंद्रचूड़ साहब को सल्यूट करते थे और आखिर में जाते जाते क्या गति किया उन्होंने ये सबको पता है। लेकिन जो पहली परीक्षा थी जस्टिस संजीव खन्ना की, उस परीक्षा में उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया है। ये पहली परीक्षा में तो पास नजर आ रहे हैं। उन्होंने शाही मस्जिद, संभल की शाही मस्जिद, जिस मस्जिद के विवाद में 5 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जिस मस्जिद में सर्वे का फैसला ऐसे आनन फानन में लिया गया कि उस फैसले पर कानून के बारे में कुछ भी न जानने वाला, कानून का क नहीं जानने वाला वो व्यक्ति भी सवाल खड़ा कर सकता है। उस सर्वे पर संजीव खन्ना जी ने रोक लगा दी है, तत्काल रोक लगा दी है। ये पूरा फैसला हम समझेंगे कम से कम इस दौर में जब संभल को लेकर के उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत में एक तनाव का माहौल था और एक ट्रेंड सेट हो रहा था कि एक के बाद एक मस्जिद में मंदिरों की तलाश की जा रही है और उसमें भी बड़े चौंकाने वाले कुछ तथ्य हैं। 10 ऐसे मामले हैं, आज ये बात तथ्य में रखी गई संजीव खन्ना जी के सामने। 10 ऐसे मामले हैं जहां पर कोई एक पक्षकार गया अदालत में, निचली अदालत में, बताया कि इस मस्जिद में मंदिर था पहले, और सेम डे आनन फानन में अदालतों ने उसमें सर्वे का आदेश दे दिया। ऐसे लगा कि जज साहब खाली बैठे हैं, अदालतों में कोई काम नहीं है। पिछली चर्चा में मैंने बताया था कि 2022 तक के आंकड़े हैं कि इस देश में 5 करोड़ मामले पेंडिंग है। सोचिए कितने गंभीर मामले होंगे। तमाम ऐसे लोग होंगे कि खेत बेचकर मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन 5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं। खेत बिक जा रहा है लेकिन मस्जिद में मंदिर तलाशना बंद नहीं हो रहा है। तो ये अभी पहली परीक्षा में पास मात्र हुए हैं, रिपीट कर दूं, लेकिन अभी इंसाफ बाकी है। इंसाफ क्यों बाकी है? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्या होगा ये सब समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ही इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता बलराज सिंह मलिक साहब जुड़े हुए हैं। कंट्रोल रूम जोड़िए, मैं सीधा पहले मलिक साहब के पास चलूंगा, फिर इसमें जो टीका टिप्पणी हुई है, कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, वो भी डिटेल में समझेंगे। सर, सबसे पहले तो ये रोक, क्या संजीव खन्ना पहली परीक्षा में पास मान लिए जाएं? सीधा पहले संजीव खन्ना पे ही समझते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पहली परीक्षा में पास मान लेना चाहिए और ऐसी ही उम्मीद कम से कम। और उसमें उन्होंने अच्छा ऑर्डर किया है उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने। ये जरूरी भी था। जिस हड़बड़ाहट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला किया था वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण था, असंवैधानिक था, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था और उससे कोर्ट की समझ पे भी प्रश्न चिन्ह आया था कि देश की कोई भी कोर्ट इस तरह से भी कर सकती है क्या। उससे ये लगता है बहुत बार लोग इस तरह का मिसयूज करते हैं कोर्टों का एक्स पार्टी ऑर्डर लेने का, या कोर्टें इतनी तत्पर रहती हैं बिना दूसरी पार्टी को नोटिस किए इमीडिएट नोटिस करने का। एक्स पार्टी नोटिस तभी करना चाहिए जब बहुत इमरजेंसी हो। यहाँ इमरजेंसी नहीं थी बल्कि यहाँ तो खतरा था। यहाँ तो जो समाजों के बीच में दुश्मनी और फैलने का और दंगे फैलने का खतरा था, इसमें तो करना ही नहीं चाहिए था। नासमझी थी कोर्ट की। तो इसलिए अब कम से कम इन्होंने क्लियरली कहा कि जब तक ये लोग हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करिए आप जाके, और हाई कोर्ट जब तक इस पे सुनवाई ना करे तब तक नीचे की अदालत कोई कार्रवाई इसमें नहीं करेगी। और जो भी वहाँ कोर्ट कमिश्नर था, जो भी एडवोकेट, उनकी कोई भी जो भी रिपोर्ट हो बंद लिफाफे में रखी जाए, वो सार्वजनिक नहीं की जाए। इसलिए इस तरह का आदेश देना बहुत ही जरूरी था और ये आदेश कोर्ट से आया, सुप्रीम कोर्ट से। पूरे देश को इससे राहत मिली है इस फैसले से आज। जी मलिक साहब, मैं पूरा एक बार केस ये बता दूं, घटना, ताकि ये समझना जरूरी है। जो लोग भी अभी केवल हिंदू मुस्लिम के आग में रोटी सेकने में लगे हैं, समझिए कैसे हुआ। ये 19 नवंबर को
को ट्रायल कोर्ट में 19 नवंबर को मामला जाता है ट्रायल कोर्ट में, और उसके बाद 2 घंटे के भीतर उसको मामले को एक्सेप्ट किया जाता है और तत्काल ही सर्वे का फैसला सुना दिया जाता है। जज होते हैं आदित्य सिंह। ये 2018 बैच के जो है जज हैं, और इस वक्त ये सीनियर डिवीजन सिविल जज सीनियर डिवीजन है। प्रमोशन, इनको एक प्रमोशन मिल चुका है और संभल में नियुक्त है आदित्य सिंह। इन्होंने आनन फानन में ये सर्वे का फैसला सुना दिया। सर्वे का फैसला सुनाने के 2 घंटे के भीतर, 2 घंटे के भीतर कोर्ट कमिश्नर पक्षकारों के साथ सर्वे करने पहुंच जाता है। 2 घंटे में, मतलब सेम डे याचिका पर सुनवाई, सेम डे याचिका पर फैसला, और याचिका पर फैसला सुनाते समय न तो दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया गया, न उसको पूछा गया, न सुना गया, कुछ भी नहीं। मेरे घर के बारे में कोई कहने गया कि ये घर मेरा है, उसको उसके नाम से आदेश हो गया, मुझसे पूछा भी नहीं गया कि भाई साहब आपके बाप दादा किसने जो है कितना पैसा लगा। सेम डे 6 बजे सर्वे टीम उसी दिन पहुंच जाती है एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और सर्वे शुरू हो जाता है। रात में 8:30 बजे तक सर्वे होता है। उस दिन सर्वे से चले आते हैं। फिर 24 तारीख को, जिस दिन हिंसक हुआ मामला संभल में, मात्र 4 से 5 घंटे की नोटिस पर, नोटिस जाता है कि आज भी सर्वे करेंगे, 4 से 5 घंटे की नोटिस पर फिर पहुंच जाती है टीम, और जो वहां पर नमाज पढ़ रहे होते हैं, सुबह का नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनको बाहर किया जाता है। जो वहां पर इस मामले में आज जिला के दरमियान भी जो बातें सामने आई हैं। अब इसके बाद यहाँ पर माहौल बिगड़ता है, और फिर तो जो हुआ कि अब तक 5 जान जा चुकी है, 4 तो उसी दिन गई थी, उसके बाद एक को तो वहां के कप्तान साहब ने बताया कि हार्ट अटैक से, लेकिन उसी मामले में वो भी जो है घायल हुआ था, हार्ट अटैक से बता रहे हैं कि जान गई, तो 5 मौतें हो चुकी हैं। अब जो कोर्ट में कहा गया, मुस्लिम पक्ष की ओर से जो सीनियर एडवोकेट थे हुजैफा अहमदी, इन्होंने एक आंकड़ा बताया। आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने शुरू में चर्चा किया था कि देश भर में ऐसे 10 मुकदमे लंबित हैं। इनका पैटर्न देखें, एक ही दिन में सुनवाई और सर्वेक्षक नियुक्त, कृपया इसे रोकें। ये जो है लाइव लॉ के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स हमें सामने दिख रही हैं, उसके मुताबिक देश भर में 10 ऐसे मुकदमे हैं जो अहमदी साहब ने बोला, और इनका पैटर्न एक है, सेम डे सुनवाई, सेम डे सर्वेक्षक नियुक्त। इस पर ये फैसला तो आ गया, लेकिन हमने कहा था कि इंसाफ अभी बाकी है। इस पर रोक कैसे लगेगी, इस पर कैसे रोक लग सकती है? इस पे रोक सुप्रीम कोर्ट ही लगा सकती है। सारे के सारे जितने फैसले हैं या जितने केस चल रहे हैं देश में इस तरह के, सबको सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकती है। जब इस तरह के केस एक ही जिनका मकसद है, एक ही तरह का मैटर है, उसको सुप्रीम कोर्ट अपने सामने बुला सकती है, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना पड़ेगा, और इनको वर्शिप एक्ट के तहत सबको बंद करना पड़ेगा सारे मामलों को। ये गड्ढे खोदे देश मुर्दा घाट नहीं बना सकते इस तरह के मुकदमे, कि यहाँ गिद्ध दृष्टि के लोग, गिद्ध मानसिकता के लोग इस देश का मजाक बना सके। तुरंत रोक की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है इस पे रोक लगाएगा, क्योंकि देश की जन भावनाओं को समझ के सुप्रीम कोर्ट भी कई बार एक्टिव होता है, और आज के दिन माहौल पता है और सच्चाई है। ये देश अमन और शांति से रहना चाहता है, भाईचारे से रहना चाहता है, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता। गड्ढे मुर्दों पे मिट्टी डाल के आगे बढ़ने की जरूरत है देश को। और हमारी जनरेशन, हमारे देश के लोग मुस्लिम कंट्रीज में भी रहते हैं, ईसाई देशों में भी रहते हैं, कितने देशों में यहाँ के युवा और बच्चे जाते हैं। अगर उनको इसी तरह से हिंदू करके टारगेट वो लोग करना शुरू कर देंगे, तो क्या करेंगे यहाँ के जो माँ बाप, जिन्होंने पैसा लगा के अपने बच्चों को पढ़ाया और वो दूसरे देशों में रहते हैं। सारे दुनिया के अंदर इस तरह के नफरत के बीज बोने का किसी को भी अधिकार नहीं है, और इंडिया जैसे देश में जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, उसके उलट है ये काम। हमारी सभ्यता संस्कृति गड्ढे मुर्दे खोदने की नहीं है। ये जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जो मानसिकता इसके पीछे काम कर रही है, वो उसको सनातनी मानसिकता हम नहीं कह सकते। वो कहीं न कहीं दूषित मानसिकता है, और इस दूषित मानसिकता पे भी मिट्टी डालने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है ऐसे लोगों को। और जहाँ भी कोर्ट इस तरह की जल्दबाजी दिखा रही है, इस तरह से क्वेश्चन रेज़ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील चर्चा इस बात
जहाँ जहाँ इस तरह से एक्स पार्टी ऑर्डर हो रहे हैं, जल्दबाजी में ऑर्डर हो रहे हैं, वहां पे ये जांच करने की जरूरत है कि जजों को स्पेशली अपॉइंटमेंट किया जाता है, स्पेशली उनको ये काम दिया जाता है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो हाई कोर्ट के जजेज उनको कहते हैं, या कोई ना कोई उनके ऊपर बाद में ऐसा है जो दबाव डालता है, उनको कहता है कि इस तरह का काम करिए, तभी करते हैं, वरना कोई यंग जज या नए जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, मैं नहीं समझता इतने समझदार नहीं है कि इस तरह का बेवकूफी भरा कोई ऑर्डर कोर्टों से आ सके। इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को एक्सपोज करने की जरूरत है, जो इस देश की जुडिशरी को भी गुलाम बनाना चाहता है और हाईजैक करना चाहता है। सबसे बड़ा खतरा इस बात से। मैं आपने जो बात कही कि हमारे हिंदू और सनातनी जो भी शब्द इस्तेमाल करें, हमारे भी भाई बच्चे बुजुर्ग विदेशों में रहते हैं। बांग्लादेश में आज अल्पसंख्यकों पर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो कुछ भी हो रहा है, हमारे देश में खूब हंगामा मचा है। क्या अगर आज की तारीख में वही बांग्लादेश कह दे कि आप अपने देश की हालत देखो, फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बात कर पाएंगे? मैं अमेरिका का एक अभी छठ गुजरा, छठ महापर्व दिवाली के छठे दिन होता है। उस छठ पर मैंने एक अमेरिका की तस्वीर देखी, आज चर्चा करना उसकी जरूरी, मुझे लगता है जरूरी हो चर्चा। वहां पर एक तस्वीर, वीडियो, सब कुछ आया था उसका। एक अमेरिका के एक प्रांत में एक झील है, छोटी सी झील थी। वहां पर भारतीय कई थे, भारतीय में भी बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग रहते थे, कई परिवार थे वहां पर। शुरुआत में 4-5 परिवारों ने छठ मनाने के लिए, क्योंकि वहां पर छठ के लिए चाहिए होता है कि कहीं पर भी स्वच्छ जल हो जिसमें सूर्य को अर्घ दे सके, तो वहां पर उन्होंने सरकारी छोटी लेक, वहां पर सब चीजें अनुमति लेनी पड़ती हैं, उन्होंने वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति मांगी कि इसमें हमको, हमारा एक पर्व, महापर्व है हमारा छठ, हमको पूजा करनी होती है, तो हम इस लेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका जो कि बड़ा स्वच्छता और इस सब चीजों में बड़ा डिसिप्लिन्ड है, उसने हमारे सिर्फ 5-6 परिवार थे, उनको अनुमति दी मलिक साहब, और वहां पर छठ मनाना शुरू अनुमति। हुआ उस लेक पर। लेक लेक के किनारे छोटी लेक थी, वहां पर घाट बना लिया और छठ मनाना शुरू हुआ। इस बार की तस्वीर इसलिए वो आई कि अब वहां पर वो जो 4-5 परिवार शुरू किए थे, वो परिवार बढ़ते बढ़ते वो करीब करीब 100 परिवार जितने आसपास के हैं वहां पर आते हैं। तो क्या वहां पर 5 परिवार को इग्नोर करने के लिए तो कर देता अमेरिका, मना कर देता। जैसे हमारे यहाँ तमाम बिल्कुल। ऐतराज आजकल जताए जाते हैं, वहां पे कैसे खड़ा हो गया, वहां पर कैसे बैठ गया। मैंने एक सवाल एक दिन खड़ा किया था, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आपके भी मैं जानकारी के लिए वो करूं, मैंने उस दिन मेरे मन में कई सवाल पैदा हुए। जब एक ट्रेन जा रही थी माता वैष्णो देवी, हम लोग भी, हमारी श्रद्धा है, हम मानते हैं, लेकिन बाकी जो परिभाषा हिंदुइज्म का और सनातन का इन लोगों ने गढ़ा है, हम उससे सहमत नहीं है। माता वैष्णो देवी के दर्शन जो है श्रद्धालु थे, वो एक बोगी में थे, उनकी संख्या रही होगी 50-60। उन्होंने उस बोगी में बकायदे माता की झांकी लगाई, जैसे भी झांकी हम लोग को पता लगाते हैं, कपड़े साड़ी सब लगा करके बकायदे झांकी लगाई, और झांकी लगा करके बोगी में उसमें अपना भजन कीर्तन किया। ये खबर इस देश की सारी टॉप मीडिया से लेकर के और नीचे तक हर जगह इस खबर को बड़ी भव्यता से दिखाया गया, पॉजिटिवली दिखाया गया कि देखिए माता का कितना सुंदर दरबार सजा लिया बोगी के अंदर, रेलवे की बोगी में। बस मेरे सवाल मेरे मन में ये आया कि देखो ये अच्छा है, उसमें 50-60 श्रद्धालु थे, किसी को डिस्टर्ब नहीं हुआ, कर लिया, चलो कर लिया। लेकिन अगर वही बोगी में एक मुसलमान नमाज पढ़ देता है बैठ करके, अपनी ही बर्थ पे, अपने बर्थ पे ही नमाज के मुद्रा में आता है और नमाज पढ़ लेता है, तो कोहराम मच जाता है। उसका वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पर वायरल किए जो है दारुल हरम बना देंगे, ये जिहाद कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। यहीं से असली असली जो नफरत है, और इस नफरत को रोकने के लिए मुझे लगता है कि इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारे पास कोई जगह है नहीं। वहां से भी रास्ता अगर हाथ लगेगी तो फिर कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। मैंने 2 उदाहरण दिया, अमेरिका के, भारत का, और बांग्लादेश में जो हालात है उन तीनों का दे दिया मलिक साहब। आज के भारत में तो ये पॉसिबल ही नहीं, या तो मेजोरिटी और दो लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं। धारा 44 की जगह जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था, वो धारा 44 इसीलिए थी, राजशाही तानाशाही चलाने के लिए धारा 44 थी, और वो कानून आज तक चलता आ रहा है। अभी नए कानून में सिर्फ उसकी धारा बदली है, 163 कर दिया इन्होंने,
उसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर होती है। कौन होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? डीसी, डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, ये सारे के सारे उसी तरह की नौकरशाही का हिस्सा है जो अंग्रेजों के गुलाम नौकर। डीसी और एसडीएम उनके गुलाम नौकर थे, मदारी के बंदर थे, और देश के लोग बोल ना पाए, जहां मर्जी धारा 44 लगाओ, लोगों को इकट्ठा होना से बंद कर दो। ये कानून पे आज ये जो सुशासन के ठेकेदार जो लोग अब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कोशिश नहीं की कि राइट टू एक्सप्रेशन के खिलाफ है, और जुडिशरी भी आज तक इस पे कुछ गाइडलाइन जारी करने के अलावा कुछ ज्यादा कर नहीं पाई। करना ये चाहिए था, जहां भी धारा 163 या 144 जिसको कहा जाता था पहले, वो लगाए, वो देश बहुत इमरजेंसी लगा सकते हैं, लोगों को इकट्ठा होने से, बोलने से रोकने के लिए। आप लगातार लगी रहती है दिल्ली के अंदर, बहुत सारी जगह पे लगातार लगी रहती है। कोर्ट की और ड्यूटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन की। कोई भी धारा लगाने से पहले इन सरकारी अफसरों को, सरकारी अमले जामे को, ईमानदारी के बंदरों की तरह ये पावर इनके पास नहीं रहनी चाहिए। जुडिशरी को अपने पास लेनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह की धारा लगाए, लोगों के अधिकारों पे रोक लगाए, तो ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों की उनके फंडामेंटल राइट बचाने की, उनमें राइट टू एक्सप्रेशन और बातचीत करना, इकट्ठे होना सबसे महत्वपूर्ण है। और लोकतंत्र का ये आधार है कि लोग उसमें बोल के, क्रिटिसिज्म करके अपना योगदान, अपनी भागीदारी कर सके सिस्टम के अंदर, व्यवस्था के अंदर। देश की यहाँ सरकार नहीं है, कोई राजा की सरकार नहीं है, या मानवीय व्यवस्था के लिए संविधान है और व्यवस्था है, और व्यवस्था में सब भागीदार हैं। पदों के नाम अलग हो सकते हैं, रिक्शा चलाने वाला इतना महत्वपूर्ण है जितना इस देश का प्रधानमंत्री है, उससे ज्यादा उसकी इज्जत में और कुछ नहीं है। नौकर चाकर गाड़ियां इसलिए दी हैं कि उसका काम थोड़ा ज्यादा फास्ट और इम्पोर्टेंट है। इस वजह से सारी ये धाराएं लगाने के लिए कोर्टों से परमिशन जरूरी होनी चाहिए इस देश में, जो कि नहीं हो रहा। और आपने जो उदाहरण दिया ट्रेन में, माता की लगाओ या कोई नमाज अदा करो या कुछ भी है, सरकारी सिस्टम के अंदर कुछ भी इस तरह के काम करते हैं तो आपको फ्रीडम है अपने घर में आस्था को फैलाने की, करने की, मगर हमारी सरकारी मामले में किसी को नहीं है। ये होनी भी नहीं चाहिए। होनी चाहिए तो उसके लिए परमिशन मांगनी चाहिए, वरना एक दूसरे से झांकी लगा के बैठ जाए माता की, कोई जाके वहां पूरे उसमें नमाज अदा करने लग जाए, कुछ कुछ करने लग जाए, कुछ भी अलाउड नहीं होना चाहिए। एक सेकुलर कंट्री के अंदर किसी के लिए कोई छूट नहीं है। जिसको अपने रिलीजन की वो करनी है, आस्था, आस्था आपके चार दीवारी की है, उससे बाहर की नहीं है वो। और आप प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते, उसको 3 कंडीशन पे आपको खरा उतरना है: पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरल। अगर आपके आस्था का प्रचार और प्रसार इन तीनों के खिलाफ है, आप ढोंग फैला रहे हैं और मानसिक गुलाम बना रहे लोगों को, तो आपको कोई प्रचार प्रसार की किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री में इजाजत नहीं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, किसी को नहीं दिया जाएगा। ये देश रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे नहीं चलेगा। इनके आधार पे चलता तो ये मानवता को इकट्ठा कर चुके होते। इनकी वजह से अब मानवता जुड़ते जुड़ते बाकी है। मोबाइल ने मानवता को जोड़ दिया, मगर रिलीजन उनकी दीवारों को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। इनका जितनी सार्थकता थी वो पूरी हो गई मानव जाति के लिए, अब इनका कुछ ज्यादा है बचा नहीं इनके पास करने के लिए। सारे रिलीजन की जिम्मेवारी है मानवता को इकट्ठा करने के लिए, मानव के अंदर मानवता भरने के लिए। अगर मानव को दानवता भरने का काम करते हैं तो वो उसको आस्था नहीं कहा जा सकता, उसको रिलीजन भी नहीं कहा जा सकता। अगर कोई ऐसा काम करेगा उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है, चाहे कोई रिलीजन के ठेकेदार हो, चाहे XYZ कोई हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो भी इनके हर रिलीजन में अपने अपने टाइटल रखे हुए हैं, बड़े बड़े बने फिरते हैं लोग, इनका कोई महत्व नहीं है संविधान के आगे। संविधान में सबकी भागीदारी है, उसमें कोई ज्ञानी ध्यानी ज्यादा की जरूरत नहीं इस देश को। शिक्षा यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शिक्षा या रिलीजियस ग्रंथों के आधार पर नहीं है इस देश की। अगर इस देश की शिक्षा मानवता के लिए है तो रिलीजियस ग्रंथ अपने चार दीवारी के अंदर आप कुछ करें, आप देश की शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं, उसको हिंड्रेंस पैदा नहीं कर सकते। और साइंटिफिक टेम्पर में रोकने में अगर आप अपने उसका आस्था का ज्यादा जिक्र करके और अपनी मानसिकता के लोगों को जुडिशरी में भरना चाहते हैं, एजुकेशन में वाइस चांसलर लगाना चाहते हैं, प्रोफेसर लगाना चाहते हैं, या कब्जा करना चाहते हैं सिस्टम में, ये नहीं चलेगा इस देश में, ना चल सकता है। और इसका इलाज देश को करना होगा, जुडिशरी को लगातार करना होगा। अब तो लोग क्वेश्चन मार्क यही उठा रहे हैं कि काफी इस तरह की मानसिकता, कट्टरवादी मानसिकता के लोग जुडिशरी में भरमार में भर गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लेके सुप्रीम कोर्ट तक इनका सर्वे करने की जरूरत है, इनको कटघरे में खड़े करने की जरूरत है, और इनके जजमेंट्स पर, ऑर्डर्स पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। संविधान को गुलाम नहीं बना सकता कोई भी, चाहे जुडिशरी भी हो। ऑल आर अंडर द मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। वी हैव टू मूव थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, and the total people of the earth have to move some constitution of the earth। ऐसे यही मानवता के लिए जरूरी है और यही भविष्य है।
चलिए, एक बात तो आज आई, कम से कम एक सुखद खबर आई। जब माहौल खराब हो रहा था, बिगड़ रहा था, तो जस्टिस संजीव मैं खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मैं एक फैसला बात सुनाया। जी मैं हाँ। एक बात चित्रांशी जी, आप जिसकी एक बात बताऊं मैं आप, हम्म। हमने सबसे पहले बात उठाई थी जब बार बार नेताओं की जमानत भी कैंसिल हो रही थी यूएपीए पीएमएलए में, और खास तौर पे वो दिल्ली के सीएम थे मिस्टर केजरीवाल। वो तो यहाँ दिल्ली में ही थे, उनके लिए फौज हम्म। वकीलों की, उनके लिए कोई भी फ्री पॉकेट में भी काम कर देगा। वो तो बाद में फीस दे देंगे, उनके पास पैसा, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और यही कोर्टें। और चाहे वो वहां झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट लगातार उसमें लोग उस वक्त लोगों की निगाह में कमजोर पड़ती हुई नजर आई थी और किसी को जमानत नहीं दे पा रहे थे। यूपीए पीएमएलए में ये है कि या तो जज ये कहे कि आप अपराधी नहीं हैं, या वो अपराधी जो अक्यूज है वो खुद साबित करे मैं अपराधी नहीं हूँ। बताइए कौन जज है? किसी की मौसी का बेटा है क्या जज? या किसी का भाई होगा, वही कहेगा मुझे लगता है ये अपराधी नहीं है। और कोई जज ये अ, ऐसा वो ले नहीं सकता अपने सिर पे इस तरह का जिम्मेदारी। और आदमी इमीडिएट कैसे कहे मैं नहीं हूँ जी अक्यूज्ड, क्योंकि दुनिया भर के एलिगेशन लगे रहते हैं, ट्रायल होती ही नहीं। तो ये दोनों कानून खतरनाक कानून है। अभी तक तो रद्दी की टोकरी में फेंक देनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट ने। ये हमारे देश के जूरिस्प्रूडेंस यानी न्याय करने के सिद्धांत के खिलाफ है कि बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ये दोनों कानूनों के तहत इस देश में कितनी तानाशाही चली, और ये तानाशाही ही है जो देश में बोलने का इंडेक्स, बोलने की आजादी है। मैं तो कहता हूँ इस देश में फ्री बीज के सहारे जो ये सोशल जस्टिस करके जो लोगों को राशन या कुछ और देने की बात करते हैं, ये इनकी नाकामयाबियां हैं सरकारों की। वो कोई भी सरकार हो, देश के लोग कोई फ्री में मांगना नहीं चाहता। देश के लोग सिर्फ उनको चाहिए उनका हक, वो काम कर सकें, उनको इज्जत मिल सके, उनके साथ ठगी ठोरी ना हो, पूरे देश की भागीदारी प्रशासन में हो, और लूट खसोट ना हो, चंद लोगों के हाथ में संपत्ति इकट्ठी ना हो। तो लोग किसी की फ्री बीज नहीं चाहते। फ्री बीज वाले लोगों के साथ एक बड़ा अन्याय होता है। क्या होता है? वो मुंह खाए आंख शरमाए, जिसके मुंह में फ्री का राशन जाता है वो बेचारा राइट टू एक्सप्रेशन को उसका छिन जाता है, बोल नहीं पाता। इसलिए देश की आबादी को नपुंसक और पंगु बनाने का ये एक साधन हो गया। इसमें सारे लोग बराबर के जिम्मेदार हैं। सब लोग जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और खासतौर पे जब सत्ता में जो लोग बैठे हैं, ये फ्री बीज के चक्कर में किसानों को ये मदद, अरे किसानों को मदद हैंडीकैप क्यों बना रहे हो? उनकी फसलों में उनमें जो मेहनत कर लगती है, जो खर्चा लगता है, जितनी मेहनत करते हैं, उसका रेट फिक्स करिए। उधर से आप ठगी मारते हैं, किसी के पैसे निकाल के आप, किसी की पॉकेट में से 20,000 निकाल के, और वो आदमी कहे मेरे पास तो किराया भाड़ा भी नहीं, और पॉकेट भी आपने मारी है, फिर उसको आप 200 रुपए दे दो उसके घर जाने के लिए किराया, ताकि वो लोग ये सके ये आदमी तो बड़ा सज्जन आदमी है, मेरी हेल्प कर दी इसने। तो ठग लोग हेल्प करने की जो साजिश है जिसमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनके पास मानव जाति को और देश के लोगों के लिए पॉलिसी नहीं है, चिंतन नहीं है। ये सारे वो लोग हैं, ये बड़े पॉलिटिशियन नहीं है, ये बड़े मूर्ख लोगों का कब्जा है देश में पॉलिटिक्स पे आजकल। बिल्कुल, और सीधी सी बात मैं कहता हूँ कि फ्री बीज यानी और मुफ्त की रेवड़ियों दूसरा जब दूसरा लोग। हाँ। जब हमने बात उठाई थी पॉलिटिकल जस्टिस की कि सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, इट इज अगेंस्ट पॉलिटिकल जस्टिस। नेताओं को, जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, उनको अगर जमानत नहीं मिलेगी तो पार्ट लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा पॉलिटिक्स में। तो ये इनजस्टिस है, पॉलिटिकल इनजस्टिस है ऐसे लोगों के साथ। तो मुझे अच्छा लगा जब हम सोशल मीडिया पे बार बार मैं ये बात बोल चुका था, तो इन्हीं जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत भी नहीं दी, मगर पहले दिन यही कहा भाई ये पॉलिटिकल इनजस्टिस है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि हमने जो बात रेज की कम से कम वो हुई, और उसके 2-4 1-2 डेट लगने के बाद इन्होंने जमानत दी इलेक्शन में उनको कि भाई हम बेल दे रहे हैं इनको ताकि ये इलेक्शन में हिस्सा ले सके। दैट वाज विक्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने उस बात को पहले उठाया था, और मुझे खुशी है उस बात की, काफ़ी लोगों ने उसने उसको एप्रिशिएट किया था। और इस मुद्दे पे भी हमने बार-बार कहा कि इन जजों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और इस तरह से कोई कर ही नहीं सकता, और जब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जब तक उसको अपील दलील करने का मौका ना मिले। और अब तो हाई कोर्ट भी कुछ करे या ना करे, मुझे लगता है हाई कोर्ट अब समझ जाएगी, देश का माहौल भी समझ जाएगी, और जो वकीलों की आवाज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है देश में, वकीलों की आवाज़ उठानी चाहिए। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। इस देश में 140 करोड़ को सिर्फ सिटीज़न के रूप में पहचाना जाता है। उसके बाद सबसे पहले तो मानव के रूप में, उसके बाद देश का सिटीज़न के रूप में, उसके बाद स्टेट, किसी स्टेट का सिटीज़न आप हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ये धर्म की पहचान तो आपकी सबसे छोटी और सबसे बौनी पहचान है। इसको साइड में रखिए इसको, इसका कोई महत्व नहीं है। तो एजुकेशन के ज़रिए भी और पॉलिटिक्स के ज़रिए भी
यही बात देश के सामने है कि वी ऑल आर द सिटीजन, वी ऑल आर द इक्वल। इसमें जो हिंदू मुसलमान है, इस रिलीजियस चिन्ह के आधार पर पहचानना सबसे छोटा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो संविधान के दुश्मन है वही आदमी रिलीजन की पहचान पे देश के लोगों को बांटना चाहते हैं, वो खतरनाक लोग हैं। असल में जो इस तरह का भय और इस तरह की बातें करते हैं वो रियल में असली आतंकवादी हैं, असली देशद्रोही है देश के अंदर। और जजों बिल्कुल। के और खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जितने भी 8-10 जज हैं इनकी जांच होगी, देख लेना। हाँ, आज नहीं तो कल होगी। और ये बात तय है, आप तय मानिए कि अंत में जीतेगा संविधान ही, अंत में जीतेगा भारत ही। इस पे यकीन रखिए। और जो मुफ्त की हाँ, रेवड़ियों की बात कही मलिक साहब ने, मुफ्त की रेवड़ियों की बाढ़ ये बताती है कि देश में भूखे और नंगों की गिनती बढ़ रही है, भूखे और नंगों की फौज बढ़ रही है। जिस देश में ये भूखे बढ़ा नंगों रहे की हैं, फौज बढ़ रही बढ़ा रहे है, हैं। उस देश को विश्व गुरु कभी देखिए, नहीं बनाया जा ये तानाशाही और राजशाही की मानसिकता वाले जितने लोग पॉलिटिक्स में हैं, वो संवैधानिक मानसिकता के लोग नहीं हैं। जो देश के सामने वो पॉलिसी रख ही नहीं पा रहे हैं जिसमें लोग अपने मेहनत से कमाए, देश में भागीदारी करें अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था की भागीदारी का ठेकेदार तो इन्होंने अंबानी अडानी को बना दिया। बाकी देश तो इन्होंने कबाड़ समझ लिया। और उनको फिर भाषण में कहते हैं, हम तुम्हें बिजली देते हैं, हम तुम्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, तुम्हारे बाप की है ये अच्छी बिजली, अच्छी एजुकेशन, ये पैसा तुम्हारे बाप का है। तुम नालायक लोग हो, देश को मूर्ख बना रहे हो। उनको फ्री बीज में उसी देश के टैक्स का पैसा है। जिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, उस मजदूरी का शोषण तुम्हारे बड़े धनपतियों के पास जाता है। वो टैक्स वो नहीं दे रहा, असल में वो गरीब आदमी दे रहा है जिसने मेहनत की, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हुई। जो लोग हर बात में बीडी में भी टैक्स देते हैं, उन्हीं का पैसा है। उनका पैसा अगर अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी शिक्षा पे लगाया जाए तो आपसे काहे को निःशुल्क राशन मांगने की जरूरत है किसी को? तुम घुमा फिरा के लोगों का बेवकूफ बना रहे हो। पूरे देश की जनता को मदारी का बंदर बना के रख दिया इस तरह के पॉलिटिशियन से। तो देश के लोगों से भी आह्वान है, देश के वकीलों से खासतौर पर रिक्वेस्ट है कि इस तरह के पॉलिटिशियन को अब देश के सामने नंगा करने की जरूरत है। वकील समाज को इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करने की जरूरत है। लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिग्निटी और ये सारा का सारा, और जो असमानता बढ़ रही है उसके पक्ष में जो पॉलिसी उनका विरोध। और अब सड़क पे जनता के बीच में वही लोग जा पाएंगे जो करप्शन ना किए हुए हैं। इतने करप्टेड पॉलिटिशियन हैं, वो जनता के सामने जाते नहीं, जनता उनको देख के खुश नहीं है। ऐसे करप्ट लोगों को स्टेजों पे बैठे हुए देख के भी जनता का मूड ऑफ होता है, तो क्राउड नहीं आती। इसलिए ईमानदार, अपराइट लोगों के जरूरत है देश में। और जितने भी युवा, जितने भी लोग पॉलिटिक्स में भागीदारी करना चाहते हैं, उनको इमीडिएट आना चाहिए। पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टियों की बपौती नहीं है। बिल्कुल। और आखिर में बस सब प्रोग्राम खत्म करते हैं, लेकिन मैं बता दूं, मैंने लिखा कहा कि इंसाफ अभी बाकी है। इंसाफ बाकी इसलिए कह रहे हैं कि अगर जस्टिस संजीव खन्ना ये एक मैटर और निपटा दें तो इंसाफ पूरा हो जाएगा। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसकी संवैधानिकता को लेकर के कई याचिकाएं पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसको निपटा करके अगर फाइनल एक बार मुहर लग जाए, क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है वो भी समझ लीजिए एक लाइन में। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में है कि 1947, 15 अगस्त 1947 तक जो भी धार्मिक ढांचा जिस धार्मिक स्वरूप में था, उस पर अब उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। अयोध्या एक्सेप्शनल केस था। उसके बाद ज्ञानवापी आया। ज्ञानवापी पर यह प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लागू करने की बात की गई। और उसी को चंद्रचूड़ का हम सबसे बड़ा, मैं निजी तौर पर तो पाप ही कहता हूं। वो पाप था जहां पर उन्होंने छूट दी और उसके बाद उसको उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन नहीं माना। और उसके बाद बाढ़ आने लगी, एक के बाद एक मस्जिदों में मंदिर की तलाश शुरू हो गई। फिलहाल इजाजत दीजिए। उम्मीद करेंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद करेंगे कि नहीं, ये होगा। इंसाफ पूरा मिलेगा। इंसाफ पूरा चित्रांशी जी, ये मिलेगा। होगा। वर्शिप एक्ट 1991 अपील्ड होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद मलिक साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुप्रीम कोर्ट से ही वक्त निकाल करके पूरी खबर बताई, क्या फैसला हुआ है। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। इजाजत दीजिए फिलहाल, नमस्कार।